गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस कक्षा में बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर अनुबंध के बारे में आपसे आज चर्चाएं करेंगे। अनुबंध किसे कहते हैं और अनुबंध के वैध लक्षणों को समझाइए। तो देखिए, अनुबंध अनुबंध होता क्या है? पहली परिभाषा में ये जाननी है कि अनुबंध होता क्या है। अनुबंध को हम समझौता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समझौता। ठीक है, हम इसे समझौता भी कह सकते हैं, संविधा भी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन अनुबंध का निर्माण कैसे होता है? एक लॉ की भाषा में कि जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए बी के लिए प्रस्ताव करता है। ए बी के लिए क्या करता है? प्रस्ताव करता है। ठीक है, समझ रहे हो? ए बी के लिए क्या करता है? प्रस्ताव करता है कि मुझे आपकी कार खरीदनी है। क्या खरीदनी है? कार खरीदनी है। ठीक है, ए बी के लिए प्रस्ताव करेगा। बी उस प्रस्ताव को अगर स्वीकृति दे देता है, बी अगर उस प्रस्ताव को क्या देता है? क्या दे देता है? स्वीकृति अगर दे देता है तो ठहराव बन जाएगा। कैसे? तो कहा है कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन बराबर ठहराव। ये कहा गया। अगर ठहराव वैध है तो वह अनुबंध का रूप ले लेगा। ठहराव अगर क्या है? वैध है तो वह क्या ले लेगा? एक अनुबंध का रूप ले लेगा। ठीक है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि अनुबंध किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या जानना है? अनुबंध किसे कहते हैं? कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को एक ही भाव से, ठीक है, एक ही मत से करने के लिए सहमत हो जाते हैं, उसे अनुबंध कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? अनुबंध कहा जाता है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे दोबारा से कि अनुबंध क्या होता है। ठीक है, अनुबंध को संविधा भी कहा जाता है। ठीक है, अनुबंध को संविधा भी कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले करार होने वाले वैध अनुबंध, वैध ठहराव होने वाले
या करार को अनुबंध कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अनुबंध को संविधान भी कहा जाता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वैध ठहराव, कौन सा, ये वैध ठहराव, ठीक, या करार, कौन सा, करार को ही अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। मैंने शुरू में क्लास प्रारंभ करने से पहले आपको एक उदाहरण से समझाया था, उस उदाहरण को मैं पुनः आपके लिए समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जैसे दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, दोनों से व्यक्ति हैं, राम और श्याम, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, एक पक्ष का ये हो गया, एक पक्ष का ये हो गया। राम श्याम से, यानी श्याम के पास एक कार है। क्या है, श्याम के पास एक कार है, ठीक है, जिसे राम खरीदना चाहता है, जिसे राम क्या करना चाहता है, उसको खरीदना चाहता है। तो देखिए बात कि राम ने श्याम को प्रस्ताव भेजा, राम ने श्याम को क्या भेजा, प्रस्ताव भेजा कि मैं तुम्हारी कार को खरीदना चाहता हूं। ये प्रस्ताव किसने भेजा है, राम ने। किसके लिए भेजा है, श्याम के लिए, प्रपोजल। ठीक है, प्रस्ताव क्या कहते हैं, प्रपोजल। राम ने श्याम को प्रस्ताव भेजा कि मैं आपकी कार को खरीदना चाहता हूं। श्याम ने कहा मैं भी अपने कार को बेचना चाहता हूं, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख रुपए होगी। उसकी कीमत कितनी होगी, 1 लाख रुपए। ठीक है, उस कार की कीमत कितनी होगी, 1 लाख रुपए होगी। मैं, श्याम ने क्या कहा, प्रस्ताव का जवाब दिया कि ठीक है, मैं भी अपनी कार को बेचना चाहता हूं, लेकिन उसका मूल्य 1 लाख रुपए होगा। श्याम ने कहा ठीक है, मैं आपके लिए 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। श्याम ने क्या कहा है कि मैं भी आपके लिए 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं और कार को खरीदना चाहता हूं। अब यहाँ पर क्या होता है कि राम ने प्रस्ताव किया, श्याम ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया। श्याम ने उस प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकृत कर लिया, स्वीकृति दे दी इस प्रस्ताव के लिए। इसमें श्याम ने, अब क्या हुआ, प्रस्ताव हो गया, स्वीकृति हो गई, क्या हो गई, स्वीकृति हो गई। ठीक है, प्रस्ताव के, प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई, दोनों के बीच प्रतिफल हुआ। प्रतिफल क्या कैसे कहते हैं, कुछ के बदले कुछ। प्रतिफल किसे कहते हैं, कुछ के बदले कुछ। जैसे राम ने 1 लाख रुपए दिए, श्याम ने बदले में कार दी, तो ये क्या हुआ, प्रतिफल हुआ। अब इनके बीच में क्या, ये वैध ठहराव का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, वैध ठहराव का निर्माण हुआ। ठीक है, क्या हुआ, वैध ठहराव, इनके बीच में करार नहीं हुआ, इसे क्या बोलते हैं, करार। अब इनके बीच में क्या हो गया, इस वैध ठहराव को क्या बोलते हैं, अनुबंध। वैध ठहराव को ये क्या बोलते हैं, अनुबंध। अब इसको देखो परिभाषा देखिए, इस उदाहरण से मिलती या नहीं मिलती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, अकेला व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है, ध्यान रखना, अकेला व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वैध ठहराव या करार को ही कॉन्ट्रैक्ट इन अनुबंध कहा जाता है। क्या कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वैध ठहराव या करार को ही अनुबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने श्याम को कहा, इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण। पहला, एक से अधिक पक्षकार। पहला। नंबर 2, अच्छा क्या है? एक से अधिक पक्षकार, प्रस्ताव स्वीकृति बराबर ठहराव, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। नंबर 4, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। स्वतंत्र सहमति, ठीक है। आगे को पढ़ेंगे दोबारा। एक से अधिक पक्षकार, ठीक है। अभी हम पिछले बिंदु पर चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक से अधिक पक्षकार, मैं शुरू में बताया था आपके लिए कि अकेला व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है। अनुबंध करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति प्रस्ताव करता है, दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार करता है। प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को हम वचनदाता कहते हैं और स्वीकृति करने वाले व्यक्ति को हम वचन ग्रहीता कहते हैं। प्रस्ताव करने वाले को प्रस्तावकर्ता भी कह सकते हैं और स्वीकृति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम स्वीकृतिकर्ता भी कह सकते हैं। जैसे हमने आपके लिए उदाहरण में बताया था राम और श्याम। जैसे राम ने श्याम को प्रस्ताव भेजा, तो राम यहाँ पर कौन है? राम यहाँ पर प्रस्तावक करता है, वचनदाता है, ठीक है। श्याम कौन है? श्याम वहाँ पर स्वीकृति करता है और वचन ग्रहीता है, ठीक है। अनुबंध करने के लिए
एक नहीं बल्कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। एक से अधिक पक्षकार, इसमें क्या लिखा है, एक से अधिक पक्षकार, अकेला व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है। हमने इस बात को बाहर रिपीट कर रहे हैं कि एक से अधिक पक्षकार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक से अधिक पक्षकार होने चाहिए। ठीक है। प्रस्ताव इसमें कोई दिक्कत कि अनुबंध करने के लिए कम से कम एक से अधिक पक्षकारों का होना अति आवश्यक है। प्रस्ताव स्वीकृति बराबर है। आपके लिए हमने बताया था कि प्रस्ताव क्या होता है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी बात को रखने के लिए, यानी अपनी बात को रखने के लिए, किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए सहमति प्राप्त करता है। ठीक है। किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए क्या करता है? सहमति प्राप्त करता है, उसे हम प्रस्ताव कहते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए के उद्देश्य से उसके पास प्रस्ताव भेजता है। स्वीकृति हमें अभी बताया था आपके लिए कि व्यक्ति जो उसे स्वीकृति दे दे। ठीक है। जब प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो वचन हो जाता है, और वचन जब पूरा हो जाता है तो ठहराव बन जाता है, और ठहराव अगर वैध है तो अनुबंध बन जाता है। क्या बन जाता है? अनुबंध बन जाता है। ठीक है। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा दोनों ही पक्षकारों में, कौन से पक्षकार? दोनों ही पक्षकारों में जो अनुबंध कर रहे हैं या ठहराव कर रहे हैं, उन दोनों ही पक्षकारों में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। दोनों ही पक्षकारों के अंतर्गत क्या होना चाहिए? वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। दोनों ही पक्षकारों में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब तक वैधानिक संबंध स्थापित नहीं हुआ तब तक वह अनुबंध का रूप नहीं ले सकता है। इसीलिए पक्षकारों में, दोनों ही पक्षकारों में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। तब जाके ही प्रस्ताव को स्वीकृति, ठहराव और अनुबंध का रूप लेता है। ठीक है। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। देखिए, पक्षकारों में हर व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति ठहराव नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ रूल्स, नियम, कानून हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। वो नियम कानून क्या हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं? जैसे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। वयस्क व्यक्ति ही अनुबंध कर सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही अनुबंध कर सकता है। क्या कर सकता है? अनुबंध। ठीक है। और दिवालिया राजनियम द्वारा योग्य व्यक्ति ही अनुबंध कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति को राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है तो वह व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इसको हम पूरे को पढ़ेंगे। और स्वतंत्र सहमति अगली क्या है कि जब दोनों पक्षकार ठहराव कर रहे हैं, अनुबंध तब होगा जब सहमति स्वतंत्र हो। किसी की दबाव, कपट, डरा धमकाकर अगर सहमति दिलवाते हैं तो वह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाती है। अगर किसी पे दबाव डालकर, कपट से, मिथ्या वर्णन से या फिर किसी अन्य तरीके से स्वीकृति दिलवाई जाती है, सहमति दिलवाई जाती है, तो उसे हम सहमति नहीं कह सकते। क्योंकि जब तक पक्षकार स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। वैध अनुबंध के निर्माण के लिए स्वतंत्र सहमति का होना बहुत आवश्यक है, और जब तक स्वतंत्र सहमति नहीं होगी तब तक वैध अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए एक वैध अनुबंध के निर्माण के लिए स्वतंत्र सहमति का होना अति आवश्यक है। ठीक है। हमने सहमत और दोनों ही पक्षकारों में,
समझ रहे हो? दोनों ही पक्षकारों में सहमति होनी चाहिए, बिना सहमति के ठहराव नहीं हो सकता है। और ठहराव का निर्माण कब होगा? जब ठहराव वैध हो। ठीक है, एक बार हम देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में हमने एक लक्षण पढ़ा था, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। ऐसा ठीक क्या चीज? देखिए वयस, जिसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करनी है। ठीक है, हम वयस्क व्यक्ति के साथ ही अनुबंध कर सकते हैं। किसके साथ? वयस्क व्यक्ति के साथ ही हम अनुबंध कर सकते हैं। ठीक है, अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव व्यर्थ होता है। अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव व्यर्थ होता है। अवयस्क व्यक्ति के साथ अगर हम कोई ठहराव करते हैं, अवयस्क व्यक्ति के साथ अगर हम कोई ठहराव करते हैं तो वह ठहराव व्यर्थ हो। ठीक है, दूसरा है वयस्क जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 18 वर्ष है या उससे ऊपर का व्यक्ति वयस्क कहलाता है, वह अनुबंध या ठहराव कर सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति राजनीय युक्त व्यक्ति
किसी व्यक्ति को राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है तो वह व्यक्ति भी अनुबंध नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वैधानिक प्रतिफल। वैधानिक उद्देश्य। निश्चितता। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना हो। देखिए, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के लिए प्रस्ताव करता है, दूसरा पक्षकार उसे स्वीकृति देता है, तब प्रतिफल होता है। क्या होता है? प्रतिफल। प्रतिफल क्या है? प्रतिफल यहाँ पर कुछ के बदले कुछ से है। प्रतिफल का मतलब क्या है? कुछ के बदले कुछ। प्रतिफल का मतलब ये है। क्या कहा है? कुछ के बदले कुछ। जैसे राम ने श्याम से कार खरीदी, ठीक है। राम ने कार के बदले 1 लाख रुपए दिए। राम ने कार के बदले क्या दिए? 1 लाख रुपए दिए। तो ये क्या है? प्रतिफल। प्रतिफल भी कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। प्रतिफल कैसा होना चाहिए? वैधानिक नहीं, वैध होना चाहिए, नियमों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हमें अवैध प्रतिफल या अवैध वस्तुओं का, अवैध चीज़ों का प्रतिफल नहीं करना है। ठीक है, हमें वैधानिक प्रतिफल करना है जो कानून के अंतर्गत उसे उचित समझा गया है। वैधानिक उद्देश्य। किसी भी ठहराव का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए। ठहराव या अनुबंध किसी कार्य के लिए हम कर रहे हैं तो वह वैध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी गलत कार्य के लिए जो देश, राष्ट्र या राज्य के हित में ना हो, लोक हित में ना हो। हमें ऐसा ठहराव, उसका उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों को कष्ट पहुंचाए, लोगों को दुख पहुंचाए। राष्ट्र, देश, राज्य, लोग, ऐसा उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोक हित में होना चाहिए, देश व राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए। उद्देश्य उसका ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का अहित ना हो। ठीक है। मिश्रता। अगला है निश्चितता। अनुबंध में निश्चितता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निश्चितता होनी चाहिए। ऐसा नहीं, अनुबंध निश्चित रूप से
निश्चित शब्दों से ही, निश्चित वर्णों से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे उदाहरण तौर पे समझाते हैं आपके लिए, जैसे राम ने श्याम से कार खरीदी थी। अगर श्याम ये कहे कि भाई मैं आपको मेरी कार को 1 या 1.5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, 1 या 1.5, तो इसमें जो राशि है वो निश्चित नहीं है ना तो 1 लाख की ही बात हो रही है, ना ही 1.5 लाख की। अब इसमें राम कंफ्यूज में है कि 1 लाख रुपए देने हैं या 1.5 लाख रुपए देने हैं, कितने रुपए देने हैं। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें निश्चितता नहीं है। क्या नहीं है इसमें? निश्चितता नहीं है कि निश्चित क्या है। इसलिए वैध अनुबंध के निर्माण तभी होगा तब अनुबंध के ठहराव निश्चित होगा। ठीक है, ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना हो। अगर ठहराव स्पष्ट रूप से ही अगर व्यर्थ घोषित है तो वह कभी भी अनुबंध का रूप नहीं ले सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अव्यस्त के साथ किया गया ठहराव पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है। कैसा होता है? पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है। अगर हम ठहराव अव्यस्त व्यक्ति के साथ करते हैं तो वह पूर्ण रूप से व्यर्थ घोषित होगा। हमें वयस्क व्यक्ति के साथ ही ठहराव करना है जिससे एक वैध अनुबंध का निर्माण हो सके। ठीक है, हमें अनुबंध किसे कहते हैं? अनुबंध के वैध लक्षणों में पड़े जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैध ठहराव या करार को ही हम अनुबंध कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वैध ठहराव या करार को ही अनुबंध कहते हैं। हमने इसके लक्षण पढ़े, 1 से अधिक पक्षकार होना चाहिए, प्रस्ताव एवं स्वीकृति अर्थात ठहराव, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, वैधानिक उद्देश्य होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए और ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना हो। ठीक है, आज हमने इसके बारे में चर्चा करी कि वैध अनुबंध किसे कहते हैं एवं वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं। धन्यवाद।